हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं रूल नंबर 9 पे, जो किसके बारे में है, सिंस एंड फॉर। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, फॉर एक एरिया ऑफ टाइम के बारे में बताता है, यानी कि ड्यूरेशन की बात करता है, एंड सिंस इज अबाउट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करता है। तो इसे अगर हम जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि अगर हम कहें कि 1 वीक, तो एक वीक क्या है, एक एक टाइम स्पैन है, एक लंबा सा पीरियड है, टाइम एक ड्यूरेशन है। ठीक है, एक 1 वीक और 1 मंथ हम कह सकते हैं, जो कि एक 1 ईयर, ये सब एक टाइम ड्यूरेशन होता है। एंड अगर हम कहें कि मंडे, संडे, तो ये एक पर्टिकुलर डे हो गया, तो ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड फॉर आ गया ड्यूरेशन में। ठीक है, फॉर के अंडर क्या क्या आता है, ये वीक, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आगे जो भी होगा वो आपको सेंटेंस के थ्रू समझना है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है या फिर एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है। ओके, तो चलो हम अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ही हैज़ बीन हेयर फॉर 6 मंथ्स। देखो यहाँ पर क्या है, 6 मंथ, तो 6 महीने का एक पीरियड है, जो कि टाइम पीरियड के बारे में बताता है। तो ये भी एक नोट कर लो, ड्यूरेशन का मतलब है एक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो 6 महीना एक टाइम पीरियड है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। आई हैव नोन हर सिंस लास्ट वीक। अब ये क्या होगा, आप बोलोगे कि वीक बोला गया है और मैंने अभी कहा कि वीक फॉर में है। नहीं, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर 1 वीक एक टाइम पीरियड बताया गया है, एक टाइम पीरियड की सेंस में 1 वीक को यूज किया गया है, तो वहां पर फॉर होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आई हैव नोन हर, मैं उसे जानता था। कब से? लास्ट वीक, लास्ट वीक से मैं उसे जानता था, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि लास्ट वीक से मैं उसे जानता था। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, लास्ट वीक, ये हो गया लास्ट वीक, वहां से मैं उसे जानता था। तो यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे। इसके बाद ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अब देखो यहाँ पर ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, ये भी एक पॉइंट आ गया कि चाइल्डहुड से वो सीख रहा है इंग्लिश। तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट से वो सीख रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से सीख रहा है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता, हम बोलते कि वो इंग्लिश चाइल्डहुड में सीखता था, तो वहां पर हम फॉर लगाएंगे, अगर ऐसा सेंस आ जाता तो। लेकिन यहाँ पर इसका सेंस क्या बन रहा है कि वो चाइल्डहुड से सीखता था, चाइल्डहुड से, तो यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे। उसके बाद इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM, तो 8 AM एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, तो यहाँ पर सिंस आ गया। उसके बाद देखो, आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 1965, एक ईयर, पर्टिकुलर ईयर मेंशन किया गया है, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस आ गया। अब क्या हमें नोट करना है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। जब भी सेंटेंस में सिन और फॉर आएगा, तभी हम ऑलवेज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। इसका मतलब है हैज और हैव प्लस V3, और हैज, हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, अगर मैं कहूँ आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस मंडे, ये आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आएगा, वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको यूज करना होगा। मोस्टली हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं, तो आप इसी को याद रखना कि जब भी सिंस आएगा, सिंस का सेंस आएगा, सिंस, इन केस ऑफ सिंस हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे सिंस के टाइम पे। जब भी सिंस होगा सेंटेंस पे, तभी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो हो गया, इतना ही था सिंस और फॉर के रूल में।
अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल 10 विच इज टू एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, ये भी एक अगर अगर पास्ट में दो एक्शन के बारे में बात किया गया है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ही फिनिश द वर्क आफ्टर ही हैड मीट हिम, तो यहाँ पर दोनों चीज है। एक तो उसने वर्क को फिनिश किया, उसके बाद उसने मीट किया किसी को, तो दो चीज के बारे में बताया गया है। तो तब हम क्या क्या टेंस यूज करते हैं, एक यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट एंड दूसरा सिंपल सिंपल पास्ट। एक होता है सिंपल पास्ट में, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो कौन सा वाला देखो, अब अगर हम टेंस का सीक्वेंस देखें ना, तो हमेशा पहले आता है प्रेजेंट टेंस, इसके पीछे प्रेजेंट परफेक्ट, इसके पीछे पास्ट, इसके पीछे पास्ट परफेक्ट। ये क्या है, ये हमारा हो गया सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो जब भी हम दोनों एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के किसी दोनों एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो एक्शन पहले हुआ वहां पर, तो जो एक्शन पहले हुआ तो जो एक्शन पहले हुआ वहां पर हम पास्ट वाले टेंस को यूज करेंगे, उतना ही पास्ट वाला टेंस। तो अब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में पास्ट कौन सा है, ये हो गया सिंपल पास्ट, और ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट ज्यादा पास्ट में है, तो जो भी एक्शन पहले किया गया हो वहां पर हम ज्यादा पास्ट वाला टेंस यूज करेंगे विच इज पास्ट परफेक्ट। तो बस हमें इतना याद रखना है, जो भी एक्शन पहले हुआ है वहां पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अर्लियर एक्शन, जो पहले हुआ है, जो एक्शन पहले का मतलब है जो एक्शन जितना पास्ट में हुआ है, ठीक है, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो लेटर जो एक्शन बाद में किया गया है उस पर हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ही फिनिश द वर्क आफ्टर आई हैड, ही फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम। तो ये यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसने काम को खत्म किया कब, जब हम उससे मिले, जब हम उनसे मिले उसके बाद उसने काम को, इसका मतलब है हमने उनसे पहले मिले, हम उनसे पहले मिले, ये वाला एक्शन अर्लियर है। तो यहाँ पर ये लोग यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट विच इज हैज और हैव के साथ भी थ्री फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट में ऑलवेज हैड आएगा, नो हैज हैव, हैड आएगा। ठीक है, हैड के साथ भी थ्री, एंड इसके साथ हो गया जो पहले वाला एक्शन था वहाँ पर सिंपल पास्ट विच इज फिनिश्ड, ओनली भी टू। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखो, ये द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये तो एक बहुत ही एक मतलब कॉमन सा एक एग्जाम्पल है जो सभी याद रखते हैं। ये जो सीक्वेंस है, इनको ये वाला रूल याद करने के लिए सारे लोग ये इस सेंटेंस को याद रखते हैं। तो इसको आप एकदम मतलब दिमाग में बिठा लो इस सेंटेंस को, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट उसके पहले ही मर गया। तो पेशेंट वाला जो एक्शन है वहां पर हमने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस, ये देखा हैड डाइड, और उसके बाद जब डॉक्टर आया उस पर हमने यूज किया सिंपल पास्ट टेंस। ओके, ये बस एक सेंटेंस याद रखना, तो इसी के थ्रू आपका मतलब सब सब रूल्स आपका पूरा एकदम दिमाग में एक फॉर्मूला की तरह याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, ही फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, जब मैंने कॉलेज से रिटर्न किया उसके बाद उसने फिनिश किया, तो मैंने पहले रिटर्न किया तो वहां पर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसने फिनिश किया वहां पर आ गया सिंपल पास्ट टेंस। ओके, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, अब ये भी एक चीज है कि जब जब भी वहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया वहां पर हम लोग ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, जैसे कि द वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इफ इट बॉयल्स। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हमेशा बॉयल होता है, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं होता है, पास में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है, फ्यूचर में भी वही रहेगा। तो यहाँ पर इसके मैंने तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग टेंस को नहीं चेंज करते हैं, वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस रखते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 11, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, विच इज माई, हर, देयर, आवर। ठीक है, और कैसे मैंने आपको बताया, पेन की, पेन एक ऑब्जेक्ट, पेन के थ्रू मैंने आपको बताया, जैसे कि हम बोलते हैं माई पेन, हर पेन, देयर पेन, आवर पेन, पोजेशन समझाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ओके। अब ये सब जीरांड के पहले यूज होता है, मतलब कि हम इसे दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि इसके बाद हमेशा एक जीरांड यूज होता है, ओके। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ माई पेन, हम ऐसे ही यूज करते हैं माई पेन, मतलब कि इसके बाद क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। और पेन क्या है, पेन एक नाउन है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा, और ये सारे सेंटेंसेस देखो, जैसे कि ये जो वर्ड्स है माई, माई और हिज, ये मैंने क्या बोला, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमेशा किसके बारे में बात करेगा, नाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमेशा के लिए नाउन आएगा। अब अगर तो हमें किसी, कोई वर्ब है, कोई वर्ब आ गया, तो उस वर्ब को हमें नाउन में कन्वर्ट करना है। वर्ब को हम कैसे नाउन में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा दे तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं जिरांड। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ओके। अब ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमेशा के लिए एक नाउन आएगा। अब अगर सेंटेंस में कोई वर्ब आ गया, तो वर्ब तो हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है। और वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, इससे वो नाउन हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं जीरांड। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, जो नाउन की तरह यूज होता है, उसको हम कहते हैं जीरांड। अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप यू डोंट माइंड माई बोरोइंग योर कार। माई बोरोइंग, यहाँ पर बोरो, बोरो करना, बोरो इज अ वर्ब, तो वर्ब हम ये नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसके साथ आईएनजी लगा दिया, तो बोरोइंग, माई बोरोइंग योर कार, ठीक है। माई बोरोइंग, ये हो गया। अब ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, एंड इसी को हम कह रहे हैं जीरांड। तो ये मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा जीरांड आएगा, ठीक है। यही है बेसिक बेसिक, ये जो रूल है ये मैंने आपको बता दिया। अब सारे एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे कि ये देखो, माय फादर डजंट लाइक माय गोइंग। अब गो एक वर्ब है, वर्ब नहीं यूज कर सकते, तो वर्ब को हमने नाउन कर दिया आईएनजी की मदद से, तो ये हो गया गोइंग, ठीक है, माई गोइंग। यहाँ पर ये इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दिस इज नॉट वर्ब, दिस इज नाउन। जैसे कि मैंने आपको बोला जीरांड इज अ नाउन, तो माई गोइंग हो गया, ठीक है। ये याद रखना है। और एक चीज, पॉजिटिव एडजेक्टिव एम्फसाइजेस द एक्शन इटसेल्फ, नॉट द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। लॉ ऑफ इन्वर्शन, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एडवर्ब से कोई कुछ 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 सेंटेंसेस यूज होता है। इन्वर्शन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब क्या होगा, इन्वर्शन का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट, वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि हम बेसिक रूल क्या जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, बट इन केस ऑफ इन्वर्जन यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया नॉर्मली। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन इन केस ऑफ इन्वर्जन हम क्या करते हैं, पहले वर्ब को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब। अब इन्वर्जन यूजुअली ऑकर्स व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद एन एडवर्ब। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इन्वर्जन अगर हमें करना है तो सेंटेंस को एडवर्ब से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है। नेवर, नेवर इज एन एडवर्ब, इसके बाद आ गया हैव, एक वर्ब है, आई विच इज अ सब्जेक्ट। सीन, सीन क्या हो गया, सीन हो गया हमारा मेन वर्ब, और हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि पहले आएगा एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाद में अगर कोई दूसरा भी अगर वर्ब हो तो वो आएगा, मतलब कि जो है मेन वर्ब, मेन वर्ब अगर होता है तो मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा, ढंग से लिख देती हूँ मैं, मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको याद में रखना है। अब कैसे आप किन किन वर्ड्स को लेके कर सकते हैं इसका यूज, ये देखो, नेवर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, रेयरली, सेल्डम, सेल्डम हैव आई सीन, रेयरली डिड ही, बस इतना इतना से याद रखो। ऑब्जेक्ट में तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, रेयरली डिड ही, सेल्डम हैव आई, हेयर कम्स द किंग, हेयर कम्स, ये हेयर क्या है, हेयर यहाँ पर एडवर्ब है, उसके बाद कम्स विच इज अ वर्ब, द किंग ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक कंप्लीट फुल इन्वर्जन है। इसके बाद नो सूनर, नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई, ओके।
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि नो सूनर के साथ हमेशा हमेशा के लिए देन आता है, और जो स्कैर्सली एंड हार्डली इसके साथ हम ऑलवेज यूज करते हैं वेन। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से काफी ज्यादा एरर्स आते हैं। ये आपको याद रखना है कि नो सूनर के बाद हमेशा के लिए देन लगता है, और स्कार्सली और हार्डली के बाद हमेशा लगता है वेन। नो सूनर के साथ देन, स्कार्सली और हार्डली के साथ वेन। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड जब भी नो सूनर, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सारे एडवर्ब से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, तो उसके बाद एडवर्ब आता है, पहले एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर, विच इज यूज ऑफ द इन द प्लेसेस। तो यहाँ पर कुछ मतलब ज्यादा कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, हम तो देखो द को हमें जब प्राइमरी पर्पस होता है तब हमें द को यूज नहीं करना होता है, जब जब भी सेकेंडरी पर्पस आ गया तभी हम वहां पर यूज करेंगे द। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देखते हैं, ही गोज टू टेम्पल, ये वाला देखते हैं, ही गोज टू टेम्पल, तब मंदिर में जा रहा है वो। अब देखो वहां पर क्या हो गया, ये एक प्राइमरी पर्पस, मंदिर में वो उसका जो पर्पस होता है पूजा करने के लिए, उसी के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर हम द यूज नहीं करेंगे। अब सेकंड सेंटेंस में देखो, हिज होम इज जस्ट बिसाइड द टेम्पल, तो यहाँ पर जो मंदिर के बारे में बताया गया है, कोई पूजा करने का सेंस है यहाँ पर। यहाँ पर उसका घर का एड्रेस मंदिर के रेफरेंस को देख लेके बताया जा रहा है, तो मंदिर का तो कुछ यूज यहाँ पर नहीं है, मंदिर का पर्पस यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम द यूज कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि पिछले वाले सेंटेंस में तो वर्शिप कहीं पर लिखा नहीं गया। लिखा हो या ना हो, अगर लिखा ना भी हो, ठीक है, अगर लिखा ना भी हो, फिर भी अगर वहां पर कोई दूसरा पर्पस उसका नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर देखो ही गोज टू टेम्पल, यहाँ पर वर्शिप का तो नहीं लिखा गया है, लेकिन टेम्पल का कोई दूसरा पर्पस भी पर्पस की तरह यूज हो रहा है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि मतलब आप कुछ अज्यूम कर सको कि टेम्पल पर कुछ और भी काम करने गया होगा शायद, या फिर कुछ और पर्पस से गया होगा, उसका कोई और पर्पस हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो हमें ये समझ लेना है कि ये प्राइमरी पर्पस पर्पस ही होगा। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखो, जब नॉर्मल कोई सेंटेंस होगा तो वहां पर हम द यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कोई नॉर्मल सेंस में होगा, ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू हॉस्पिटल, वहां पर हम द यूज नहीं करेंगे। पर जब भी वहां पर कोई दूसरा पर्पस आ गया कि हिज होम इज जस्ट बिसाइड द टेम्पल, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर अगर सपोज मान लो कि हम ये लिखते हैं कि ही गोज टू द टेम्पल, अगर हम ऐसा लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो मंदिर वर्शिप के लिए नहीं जा रहा है, किसी और पर्पस के लिए जा रहा है, ये वो वो सेकेंडरी कोई पर्पस के लिए वहां पर जा रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक सा सिंपल सा यही है रूल। अब आते हैं रूल नंबर 14। ये फिर से वही इन्वर्जन वाला रूल है, हार्डली स्ट्रेस का मैंने आपको बता दिया है, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब भी हम प्रोनाउन के साथ सेल्फ वर्ड को यूज करते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है। तो इसका एक यूज है, हम कुछ पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स है जो जिसके बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव लेते हैं, तो वो वर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो आप, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्राइड, एडजस्ट, रिकॉन्साइल, एक्विट, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, ये सारे वर्ड्स, इसके बाद भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, ये सारे वर्ड्स आपको एकदम रट लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट है एंजॉय, जो बार बार आता है एग्जाम में, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्राइड, रिकंसाइल, रिजाइन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं बार बार एग्जाम में। एडप्ट, अप्लाई, ये सारे वर्ड्स आते हैं जो मैंने टिक मार्क किया है, ये आपको पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे से। एडजस्ट भी आ जाता है कभी कभी, तो ये इसके साथ हमेशा क्या होगा, एक सेल्फ फॉर्म आएगा। ठीक है, सेल्फ फॉर्म विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, विच इज प्रोनाउन के साथ सेल्फ फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ही एंजॉयज हिमसेल्फ, शी अवेल हरसेल्फ, द फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर द फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर एक्विटेड हिमसेल्फ, ही absented himself। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। अब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके बाद हम कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं यूज कर सकते। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं यूज कर सकते, नो नो यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वो भी आपको याद रखना है।
कौन कौन से वर्ड्स है? हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में आपको दिख गए तो वहां पर आप रिफ्लेक्सिव यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये वाला देखो, ही हिट हिमसेल्फ, विच इज इनकरेक्ट। तो आपको जब भी मतलब स्पॉटिंग द एरर दिया जाएगा तो वहां पर ऐसे दिया जाएगा, ही हिट हिमसेल्फ। तो वहां पर आपको इस वाले पोर्शन को आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि देखो, ही हैज क्वालिफाइड हर सेल्फ, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब ये जो एज वेल एज अलोंग विद है, इनके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? ठीक है, तो देखो व्हेन अब ये जो वर्ड्स है, ये हमेशा दो सब्जेक्ट्स में हम, जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होता है तब हम ये इन वर्ड्स को यूज करते हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, और भी बहुत सारे वर्ड्स है, इनको हम यूज करते हैं। और भी वर्ड्स देखो, ये सारे वर्ड्स है, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, with, rather than, except, no less than, nothing, but, more than one। ये सारे verbs हम यूज करते हैं जब भी हम दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो उस केस में हमें अब वर्ब भी यूज करना है, तो वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट के को रेफर करके हम वर्ब को यूज करें? वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर हमें बस इतना से याद रखना है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज रहता है तो हमें वर्ब हमेशा एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट को। ठीक है, जॉन एज वेल एज मैरी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगा जॉन, विच इज सिंगुलर, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगा, यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है लेकिन एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट को, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, राइटर्स यहाँ पर प्लूरल है लेकिन एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट को जो विच इज सिंगुलर, तो ये वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, he and not his friends is plural लेकिन एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट को विच इज सिंगुलर, तो verb will also be singular। ठीक है, तो ये जो इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं कनेक्टर। ठीक है, ये कनेक्टर जो दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, इनको हम कनेक्टर कहते हैं। तो ये सारे कनेक्टर अगर प्रेजेंट है सेंटेंस में तो वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, बस इतना सा आपको याद रखना है, वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब फ्रॉम सिमिलर वर्ड्स। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाउन एंड वर्ब। जैसे कि देखो, यहाँ पर उतना कुछ नहीं है, जैसे कुछ वर्ड्स है जिसका नाउन फॉर्म में अलग स्पेलिंग होता है एंड वर्ब में अलग स्पेलिंग होता है, लेकिन हम प्रोनाउंस सेम सिमिलर तरीके से करते हैं। जैसे कि एडवाइस, सी, जब सी होता है तब वो होता है नाउन, जब एस होता है तब वो होता है वर्ब। प्रैक्टिस, सी नाउन, एस वर्ब, बस इतना सा याद रखो। बिलीफ, एफ, जब जब ये वाला स्पेलिंग होता है तो दैट इज अ नाउन, एंड जब हम वी ई लिखते हैं तो वो हो गया वर्ब, बस इतना सा याद रखो। तो जब भी तुम्हें वर्ब के सेंस में एडवाइस को यूज करना है तब तुम ये वाला स्पेलिंग यूज करोगे विच इज एस। बस एक याद रखो, इन दोनों, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बस एक याद रखो कि प्रैक्टिस में जब सी आता है तो नाउन होता है, बस ये याद रखो, सी आता है तो वो नाउन होता है, यानी इसके लिए वर्ब, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस इतना से याद रखना है। इसके बाद देखो, अब प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ये सारे हो गए सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पोजेसिव एडजेक्टिव मैंने पहले भी कहा। पोजेसिव प्रोनाउन भी मैंने आपको पहले बोला था, माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, अब जब भी कंपैरिजन होगा, कंपैरेटिव डिग्री में जब भी देन आएगा एंड कंपैरिजन होगा, तभी हम सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, शी इज टॉलर देन, अब शी सब्जेक्टिव हो गया तो टॉलर आ गया बीच में, टॉलर देन, तो इसके बाद भी हमें सब्जेक्टिव ही लेना है विच इज आई। शी इज टॉलर देन मी, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है, शी इज अ सब्जेक्ट। सो यहाँ पर दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, यहाँ पर सब्जेक्टिव आएगा आई। ही स्पीक्स मोर फ्रिक्वेंटली देन शी, ही सब्जेक्टिव, तो देन के बाद भी यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। ठीक, तो ये हो गया, मतलब सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, हु वर्सेस हुम। हु इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड whom इज ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हु इज सब्जेक्टिव एंड whom इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो,
सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं इसका यूजेज क्या होगा। मिस्टर दीक्षित कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर whom she met in सोनपुर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखो, हमेशा सेंटेंस कभी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा अगर उसमें जितने भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन उसका एक करस्पॉन्डिंग वर्ब होगा, वर्ब वन। सब्जेक्ट टू उसका भी एक करस्पॉन्डिंग वर्ब उस सेंटेंस में हमेशा मौजूद होगा, ठीक है। सेंटेंस पे जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे उतने नंबर ऑफ वर्ब्स होंगे। कभी भी कोई सब्जेक्ट अधूरा नहीं रहेगा, ये एक पेयर है। सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ उसका वर्ब आएगा ही, ये आपको याद रखना है। कभी भी एक सब्जेक्ट अधूरा अकेला नहीं रख सकता, कभी भी एक वर्ब अकेला नहीं रख सकता। इन दोनों को हमेशा आपको साथ में रखना है, वरना वो सेंटेंस गलत है। मतलब आप यूज ही नहीं कर सकते अकेला एक वर्ब को और अकेला एक सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट वर्ब आपको एक साथ रखना ही है, ओके। अब ये हमने क्यों पढ़ा, इसके मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हु और हुम वाला जो डाउट है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे बस इसी कॉन्सेप्ट की मदद से। अब एग्जाम्पल देखो, मिस्टर दीक्षित है, सब्जेक्ट है, कंसल्टेड इसका वर्ब इसको मिल गया। एन एस्ट्रोलॉजर हुम शी सब्जेक्ट हो गया, मेट इसका वर्ब इसको मिल गया। अब अगर यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स रहता तो आप यहाँ पर क्या, मतलब यहाँ पर क्या, अगर आप यहाँ पर हु लिख देते तो हु तो सब्जेक्टिव है, तो उसका एक वर्ब भी उसे चाहिए था। लेकिन वर्ब यहाँ पर है क्या, कोई एक्स्ट्रा वर्ब है क्या? देखो नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम हु नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पर हुम लिखा गया है। हुम इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ज्योति इज द गर्ल। यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर सोचो कि हु नहीं है, सोचो, ठीक है। ज्योति इज द गर्ल डैश गॉट द जॉब। ज्योति सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब मिल गया इसको। अब यहाँ पर देखो गॉट द जॉब, अब गॉट एक वर्ब आ गया। वर्ब कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसको उसका सब्जेक्ट हमेशा चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है? कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम देंगे क्या, हु लिख देंगे। मतलब हु लिखा गया है, इसी वजह से यहाँ पर हु लिखा गया है, क्योंकि हु एक सब्जेक्टिव है जिसका वर्ब हम गॉट लिखेंगे, ठीक है। तो यही एक केस है, आपको बस ये समझना है कि वहां पर सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा वर्ब रह जा रहा है। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ब रहता है जिसका करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट उस सेंटेंस पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उस केस में हु लिखेंगे। अगर वहाँ पर कोई भी एक एक्सेस नहीं रहता है, सारे सब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग वर्ब्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पर हुम यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। बस इतना सा रूल है बेसिक का, अगर आप समझ गए ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपको इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये भी एक कॉमन सा एरर है, ये बहुत बार आता है एसएससी में, ठीक है। ये देखो, whom कैन बी टर्न टू इन अ, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। Words not taking possessive case. Certain words like separation, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइट, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव केस ये वर्ड्स नहीं लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, समझेंगे। लेकिन फर्स्ट आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइट। अब क्या है यहाँ पर कि योर सेपरेशन पेन्स मी अलॉट, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि क्या बोला गया है, पोजेशन नहीं लेता। इनके साथ कभी भी पॉजिटिव केस नहीं होता। योर एक पॉजिटिव पोजेशन समझाता है। योर, योर क्या है, हमने क्या पढ़ा, योर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, इट इज अ पोजेसिव, पॉजिटिव केस हो गया। तो योर यहाँ पर नहीं होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे। योर सेपरेशन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सेपरेशन फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखो, योर फेवर गलत है, इसको हम लिखेंगे फेवर फ्रॉम यू। हिज मेंशन हम लिखेंगे मेंशन ऑफ हिम, ठीक है। यही आपको याद रखना है, बस ये चीजें। अब आप ये वर्ड्स याद रख लो, इसी से आपका काम हो जाएगा। सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइड, ओके। नेक्स्ट, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर हमेशा दो लोगों के लिए यूज होगा, वन अनदर हमेशा टू पीपल, वन अनदर हमेशा मोर देन टू, टू प्लस लोगों के लिए हम वन अनदर यूज करेंगे। जैसे कि देखो, पीटर एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर, पीटर मैरी दो लोगों की बातें हो रही है, तो यहाँ पर हम ईच अदर लिखेंगे। ऑल सिटीजन्स मोर देन टू पीपल, तो यहाँ पर हम वन अनदर यूज करेंगे। बस इतना से याद रख, काफी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल है, याद रखो इसे। ईच अदर दो लोगों के लिए,
बस इतना याद रखो, वन अनदर टू प्लस, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, सेल्डम और नेवर। अब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम फ्रेज भी बोल सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि मतलब उसको उसी के साथ लेना है आपको, उसके साथ कोई दूसरा वर्ड्स आप नहीं लिख सकते, जैसे कि सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। ठीक है, ये देखो, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, बट सेल्डम और एवर ये नहीं होगा। अगर और आ जाता है, और के साथ नेवर, सेल्डम और एवर, सेल्डम इफ, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। ठीक है, और यहाँ पर एक और भी है, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। ठीक है, मतलब कि ये देखो, जब भी और आ गया उसके साथ नेगेटिव, इफ के साथ हमेशा पॉजिटिव। कहाँ पर? इन केस ऑफ सेल्डम, इन केस ऑफ लिटिल, लिटिल इन केस ऑफ लिटिल, और के साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव। इन्वर्शन वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। पहले ये, इसके बाद वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा। सेल्डम इन फेवर डज ही, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट रूल, वेरी एंड मच। वेरी को हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, मच को हम यूज करते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री में एंड पास्ट पार्टिसिपल के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब भी हम वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वी थ्री फॉर्म, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कॉम्पैरेटिव डिग्री में हम कभी कभी मच भी यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही इज वेरी बेस्ट, ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि देखो, वेरी के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक दा लिखना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री में हम वेरी को यूज कर सकते हैं, बट मच को हम कॉम्पैरेटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज कर रहे हैं वेरी को और मच को, तो द हमेशा वेरी के पहले आएगा एंड मच के बाद आएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको यूज करनी है। इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, वेरी के पहले द आएगा एंड मच के बाद द आएगा। तो यहाँ पर देखो, ही इज द वेरी बेस्ट, ही इज मच द बेस्ट, मच के बाद आ गया था। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ही इज वेरी द बेस्ट, इनकरेक्ट है, नहीं होगा, द वेरी बेस्ट होगा। ही इज मच स्मार्टर, ही इज मच स्मार्ट, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है, तो यहाँ पर दा का कोई यूज नहीं होगा। ही इज मच स्मार्टर, तो हमने अभी पढ़ा कॉम्पिटिटिव डिग्री में हम मच को यूज कर सकते हैं, तो हो गया। अब देखो, ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर द फर्स्ट मैच। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमने तो पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम यूज करते हैं वेरी को, तो ये तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो इसके साथ हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो, कभी कभी ना वेरी को हम अगर किसी स्टेट को समझानी हो, करंट स्टेट, स्टेट ऑफ अ मैन, स्टेट ऑफ अ मैन अगर समझानी हो, जैसे कि इस सेंटेंस में आदमी का स्टेट क्या है? वो एग्जॉस्टेड है, वो ये उसका एक स्टेट है, तो इसलिए हम उन केस में हम वेरी को यूज कर सकते हैं, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ अ मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यूज ऑफ एनफ। देखो, एनफ क्या है? एनफ को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एंड एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो ये हमेशा प्लेस बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आएगा। एग्जाम्पल देखो, एनफ शुगर, बस इसको याद रखो, एनफ शुगर, शुगर एक क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले आ गया एनफ शुगर। जब ये एडवर्ब की तरह यूज होगा तो ये क्या होगा? आफ्टर द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के बाद यूज होगा। तो स्मार्ट एनफ, स्मार्ट एक क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसके बाद आएगा। तो बस इतना याद रखो, एनफ को हम एडजेक्टिव के बाद एंड नाउन के पहले यूज करेंगे। ठीक है, बस इतना सा। अब देखो, ही हैज एनफ शुगर, शुगर इज अ नाउन। शी इज स्मार्ट एनफ, स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव। यू आर नॉट बिग एनफ, बिग इज एन एडजेक्टिव, इसके बाद आ गया। ए लैंडिंग इज सिंपल एनफ टू बी यूज्ड, ए लैंडिंग इज एम्पल एनफ, एम्पल इज एन एडजेक्टिव, इसके बाद आ गया। ठीक है, बस इतना सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। एज, एज को हम कैसे यूज करते हैं?
कुछ सर्टेन वर्ड्स है जिसके साथ हम हमेशा एज लेते हैं। वर्ड्स को आपको याद रखना है। ये सारे वर्ड्स है: ट्रीट, डिफाइन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रेस्पेक्ट, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, व्यू, नो। एडवर्ब एज को हम यूज करते हैं। एज कैनॉट बी यूज। अब एज का कहाँ कहाँ पर यूज नहीं होता, ये भी आपको दिस इज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। ये भी आपको याद रखना है, और कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये भी आपको याद रखना है। इससे बहुत सारे एरर्स बनते हैं। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि देखो: इलेक्ट, नेम, थिंक, कंसिडर, कॉल, मेक, चूज, अपॉइंट। इनके साथ एज कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट, नेम, ये काफी कॉमन एरर है। ये एरर में ये आता है: इलेक्ट, कंसिडर, कॉल, थिंक। इनके साथ कभी भी एज नहीं लगता। और ट्रीट, डिफाइन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिस्पेक्ट, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, व्यू, नो, इनके साथ एज लगता है। डिफाइंड एज, ये देखो, डिफाइंड एज, ट्रीटेड एज, इलेक्टेड, यहाँ पर देखो एज नहीं है। थिंग्स, हर, एज नहीं है, देखो। ये सारे करेक्ट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, बस वर्ड्स को याद रखो, उसी से हो जाएगा आपका काम। यूज ऑफ कंजंक्शन ऑल्दो। ऑल्दो को हम कैसे यूज करें? ऑल्दो मीन इन स्पाइट ऑफ समथिंग। ऑल्दो का मतलब है इन स्पाइट ऑफ समथिंग। अब ऑल्दो के साथ हमेशा येट आएगा। येट आप येट को आप यूज नहीं भी कर सकते हो, लेकिन बट कभी भी नहीं आएगा ऑल्दो के साथ। बट, ये देखो, बट ये कभी भी नहीं होगा ऑल्दो के साथ, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। येट होगा, येट आप लिख सकते हैं। आपको अगर मन चाहे तो आप कुछ नहीं भी लिख सकते हैं ऑल्दो के साथ, ठीक है। अगर आप येट को नहीं यूज करना चाहते हो तो आप वहां पर कॉमा दे सकते हैं, लेकिन बट आप कभी भी यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो शी इज रिच, कॉमा, शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग अ पेनी। यहाँ पर देखो येट को नहीं यूज किया गया है। उसके बाद ऑल्दो शी इज रिच, येट आप यूज कर भी सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ऑल्दो शी इज रिच बट ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। येट इज ऑप्शनल, ये देखो, येट इज ऑप्शनल, आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट कभी भी यूज नहीं कर सकते हो। अब देखो, कुछ वर्ब्स है जिसका आप हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब्स है, सर्टेन वर्ब्स आर देयर जिसके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज कर सकते। तो वो सारे वर्ब्स कौन कौन से हैं, ये है, ये आपको याद रखना है। ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस ये इन वर्ड्स को याद रखो। जो कोई भी वर्ड्स कुछ पोजीशन को समझाता है, उसके साथ हम आईएनजी नहीं लेते हैं। जैसे कि ओन, बिलोंग, हैव, पोजेस, इंक्लूड, कंटेन, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, इसको तो आप पूरा रट लो। फील, नोटिस, अपीयर, सिम। लव, हेट, इसको भी याद रखो। लव, हेट, ये भी इंपॉर्टेंट। लव, हेट, वांट, विश, डिजायर। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, ओन, बिलोंग, कंटेन, इसके साथ आईएनजी नहीं होता है। एग्जाम्पल पे वही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। अच्छा, एक चीज और, जब भी हमें यूज नहीं करना हो तो हम कैसे उसको यूज करेंगे? जैसे आई एम लविंग इट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। लव, लव के साथ आईएनजी नहीं होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं आई लव इट। टेंस ही चेंज हो गया, देखो यहाँ पर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट पे हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आई एम ओनिंग अ कार, तो आई ओन अ कार, ठीक है। दिस सॉस इज टेस्टिंग स्ट्रेंज, दिस सॉस टेस्ट स्ट्रेंज। टेंस चेंज कर दिया हमने इसका। यहाँ पर देखो हैव, यहाँ पर हैव भी लिखा है। अब हैव को अगर कभी कभी हैव भी पोजीशन की तरह यूज करते हैं हम, तो वहां पर भी हम आईएनजी नहीं लिख सकते, हैविंग नहीं हो सकता। आई एम हैविंग अ बुक, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या होगा? आई हैव अ बुक। अब यहाँ पर देखो, आई एम हैविंग लंच नाउ, यहाँ पर क्यों हैविंग करेक्ट हो गया? क्योंकि जब भी हम कंज्यूम की सेंस में कुछ लिखते हैं, कंज्यूम, यहाँ पर ये पोजीशन की सेंस में नहीं है, कुछ पोजेस नहीं कर रहा है, वो लंच ले रहा है। लंच कुछ पोजीशन नहीं होता है, लंच एक कंज्यूम करना होता है हमें। तो उस सेंस में हम हैविंग लिख सकते हैं, हैविंग इज करेक्ट सेंस, ठीक है। ये सारा हो गया। आपको बस बेसिक जो मैं बता रही हूँ ना फर्स्ट में, कोई भी रूल के फर्स्ट में, और जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, आप बस उसी को एकदम मतलब रट लो दिमाग में। बाकी का काम उससे हो जाएगा। इतना बारीकी से सब कुछ याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। एरर्स के थ्रू आपके सारे प्रैक्टिस होते रहेंगे, और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कैसे आप इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट रूल देखो, वर्ड्स ऑलवेज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। अब देखो कुछ कुछ वर्ड है जहाँ पर हम हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अगर वो वर्ड्स सेंटेंस पे हो तो हमें समझ जाना है कि टेंस इसका परफेक्ट टेंस में ही जाएगा। तो वो ये सारे क्या है, ये कुछ इंडिकेटर्स है, ठीक है। ये क्या क्या कौन कौन से है देखो, एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, नाउ, ठीक है, until, नेवर, ऑलवेज, recently, so far। सभी आपको अगर याद हो सके तो सभी याद करना, वरना मैंने जो जो टिक मार्क किया है उनको याद कर लेना। अगर ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट है सेंटेंस पे तो वो पक्का परफेक्ट टेंस में जाएगा। जैसे देखो, द कॉन्सर्ट हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी बिगन, ये हो गया V3। हैड बिगन, V3 आ गया। हैव यू एवर, एवर आ गया तो ये हो गया परफेक्ट, हैव बीन। ही हैज गॉन, जस्ट नाउ आ गया तो हैज गॉन, ये देखो परफेक्ट टेंस। ही वेंट देयर ऑलरेडी, ऑलरेडी आ गया लेकिन टेंस तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी आ गया लेकिन टेंस सिंपल पास्ट में है, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो ही हैड गॉन देयर ऑलरेडी, हैड गॉन V3, हैड के साथ V3। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ये हो गया हैज आ गया तो ये होगा परफेक्ट टेंस। तो ये सारे करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, विच इज द लास्ट रूल। इसके बाद भी रूल्स है, आज के लिए ये ही लास्ट रूल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कलेक्टिव नाउन के साथ। अब देखो कुछ कुछ नाउन है जो कि एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, लेकिन उसको हम एक सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, कलेक्टिव सेंस में उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और उसका वर्ब भी हम सिंगुलर ही लेते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव सेंस कैरी करता है। इसके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। द ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर। द आर्मी सिंगुलर। अब देखो इस सेंटेंस में व्हेन द ग्रुप मेंबर्स आर डूइंग, यहाँ पर प्लूरल आ गया। ये क्यों हुआ? जब भी एक कलेक्टिव सेंस कैरी करेगा नाउन, अगर उसका एक्शन यूनिटी इंडिकेट करेगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब। अगर एक्शन में डिफरेंस होगा तो वहां पर आएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, व्हेन द ग्रुप मेंबर्स आर डूइंग डिफरेंट टास्क, तो ग्रुप के जो मेंबर्स है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्लूरल ले लिया वर्ब। द ऑडियंस आर टेकिंग सीट, यहाँ पर क्या है, ऑडियंस सारे अलग अलग से, वो इंडिविजुअली अलग अलग से अपना अपना सीट, सारे एक सीट को नहीं ले रहे हैं, वो अपने अपने अलग अलग सीट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। डिफरेंट इन एक्शन हो गया, डिफरेंस इन एक्शन। द आर्मी आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स चेंज कर रहे हैं। अब कोई एक यूनिफॉर्म, सारे एक यूनिफॉर्म नहीं चेंज कर रहे हैं, अलग अलग वो अपने अपने खुद के इंडिविजुअल यूनिफॉर्म्स वो चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल सेंस में यूज होगा। अब देखो कुछ सर्टेन वर्ड्स है जिसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, वो कलेक्टिव सेंस के सेंस में हम लोग नहीं यूज करते हैं उसको, नॉट एज अ कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन की तरह उसको ट्रीट करते हैं, और उसके साथ प्लूरल वर्ब ही होगा हमेशा, ऑलवेज। वर्ड्स कौन कौन से हैं? पुलिस, केटल, पीपल, पोल्ट्री, फोक, बस इतना याद कर लो, एनफ है। बाकी अगर याद कर सकते हो कर भी सकते हो, ठीक है। पीजेंट्री, इन्फेंट्री, शिवलरी, इसको कर भी सकते हो, बट पुलिस, पीपल, केटल, पोल्ट्री, फोक, इनको याद कर लो, ठीक है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, केटल आर गेजिंग द फील्ड, इनके साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आज का सेशन हमारा खत्म होता है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रूल्स के बारे में सीख लेंगे। तो सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।